सरकार ने आज लोकसभा में नया इंश्योरेंस बिल 2025 पेश किया है। इस बिल में इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी, आईआरडीआई की शक्तियों को बढ़ाना और बीमा उत्पादों में प्रतिस्पर्धा और तकनीक लाकर ग्राहकों को बेहतर सर्विस और सस्ते प्लान देने का प्रस्ताव है, जिससे आपको ज्यादा विकल्प और अच्छी क्लेम सेटलमेंट मिल सके। लेकिन क्या ये बिल ग्राहकों की समस्याएं कम करने में मददगार साबित होगा या इससे और बदलाव की जरूरत है? आज हम न्यू इंश्योरेंस बिल का करेंगे पूरा विश्लेषण, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। साल 2025 बीमा सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार ने पुराने बीमा कानूनों को नए जमाने के हिसाब से ढालने का बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को कैबिनेट ने हरी झंडी दी और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया है। इस बिल का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित प्रावधान बीमा सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। अभी तक ये सीमा 74% थी, यानी अगर ये बिल पास हो गया तो विदेशी बीमा कंपनियों के लिए भारत में सीधी एंट्री आसान हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे घरेलू कंपनियों, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि सरकार ये भी देखेगी कि बोर्ड और मैनेजमेंट में भारतीयों की भूमिका कितनी रहेगी। बिल में एक और बड़ा बदलाव, बीमा कंपनी को किसी नॉन इंश्योरेंस कंपनी में मर्ज करने की अनुमति है। ये कदम खास तौर पर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। इससे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मैक्स फाइनेंशियल में मर्ज होने का रास्ता साफ हो सकता है। पॉलिसी धारकों के हितों को मजबूत करने के लिए सरकार रेगुलेटर आईआरडीआई को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने जा रही है। अब आईआरडीआई के पास सेबी जैसी पावर होगी। नियम तोड़ने वाली कंपनियों से गलत तरीके से कमाया गया मुनाफा वापस वसूला जा सकेगा। इससे सेक्टर में मनमानी पर लगाम लगेगी और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा। वहीं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के लिए भी राहत है। सरकार चाहती है कि एलआईसी को ज्यादा आजादी मिले। अब एलआईसी का बोर्ड खुद तय करेगा कि कौन सी शाखा कहां खुलेगी, कितनी भर्ती होगी और ग्राहकों की सुविधा को कैसे प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे एलआईसी का काम और तेज और आसान होगा। अब सवाल ये है कि आम लोगों को इसका फायदा कैसे मिलेगा, इसे भी समझ लीजिए। 100% विदेशी निवेश से बाजार में नई कंपनियां आएंगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रीमियम दरें कम हो सकती हैं। क्लेम सेटलमेंट तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है। ज्यादा पूंजी आने से कंपनियां गांवों और छोटे शहरों तक बीमा सेवाएं पहुंचा पाएंगी। साथ ही ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बेहतर और इनोवेटिव प्लान भी लॉन्च होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक हर नागरिक को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। लेकिन इस बिल में कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस का प्रावधान नहीं है, यानी कोई कंपनी लाइफ, जनरल और हेल्थ तीनों बीमा एक साथ नहीं बेच पाएगी। ओपन आर्किटेक्चर भी नहीं है, यानी एजेंटों को एक से ज्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने की आजादी नहीं मिलेगी। और छोटे इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नेट वर्थ कम करने की मंजूरी भी नहीं दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि ये बदलाव कितनी तेजी से लोगों की जिंदगी में सुरक्षा का कवच बन पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं नीलेश साठे, पूर्व सदस्य लाइफ आईआरडीआई और पूर्व ईडी एलआईसी। नीलेश सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और हमारे साथ हैं महावीर चोपड़ा, फाउंडर बेशक इंश्योरेंस। महावीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। नीलेश सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे मैं समझना चाहूँगा कि आईआरडीआई की शक्तियां बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन क्या इससे रेगुलेटर और ज़्यादा स्वतंत्र होगा या फिर सरकारी दखल बढ़ने का खतरा भी है? ग्राहक सुरक्षा के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं और ये जो पूरा ओवरऑल बिल है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? दो तीन बातें मैं कहूँगा जी। पहली बात तो यह है कि रेगुलेटर जो है उसके ऊपर नियंत्रण जो है वो किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट का डायरेक्टली होता नहीं है। इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है
or majority of the members are not from government. So this is one thing. Second is बिल जो आया है अभी पार्लियामेंट में पेश हो रहा है और हुआ है और उस पर चर्चा चल रही है, उसमें एक प्रावधान जो 100 करोड़ का एफडीआई लिमिट, जो 100 ये एफडीआई लिमिट 100% का जो प्रावधान बजट में ही निर्मला सीतारमण जी ने किया था, वो एक्ट। नीलेश सर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही हैं, सीधे उनको सुन लेते हैं। 1% share transfer, they had to rush to the regulator. At least now it will be only when it is 5%, and therefore the ease of doing business comes in. Sir, reducing net owned fund requirement for foreign reinsurance branches from 5,000 crore to 1,000 crore would invite more reinsurers to come into this country for creating greater risk management, risk capacities that they would have, and would create a level playing field for the foreign reinsurance companies in domestic tariff area as opposed to that which prevails in the foreign IFSC. Because we want Indian citizens to get the same benefits as much as those who operate in the IFSC would be giving. So the central government may, by notification, apply with modifications or exempt the insurance intermediaries operating in any special economic zone, inclusive of IFSCA, from the provisions of the Insurance Act. This is only with the exemption will be offered only in certain conditions, and this will only be aimed at getting more investments. But that is only after the application are scrutinized and the objective is kept intact. We are providing further, sir, autonomy to LIC. This is one of the important things which many of the members were talking about, but this point will address it. LIC will have greater autonomy. We are providing autonomy to LIC to open zonal offices and aligning compliance for its foreign offices with the laws and regulations which prevail in the respective jurisdictions. Now, even if they want to open one zonal office in an area where business is thriving, they will have to come to the government, seek the permission, the files move up and down, and then the permission is given, and then they go open, by which time months pass. Whereas if it is given to their own board, decision can be a lot more professionalized. That's one of the things which we are doing by the amendment we are bringing for the LIC Act. We are also empowering the regulator. This is very important, because many members thought we are empowering the regulator. It's so empowered. It is empowered for a very good thing, that is disgorging wrongful gains. When most of the time wrongful gains happen and somebody's gained it, you don't have the statutory power to disgorge that and give it to whoever have been made to suffer. Now this one will give that power to the regulator to disgorge wrongful gains from insurers and from intermediaries. So when insurance companies have made wrongful profit, that will be disgorged by the regulator. And this is one of the very insurance policy holder friendly steps. We are also proposing, sir, to rationalize penalties to be imposed by the regulator. The maximum limit of penalty on insurers for default in complying with or acting in Insurance Act or the regulator IRDAI Act has been proposed to increase from 1 crore to 10 crores. Now insurance intermediaries have also been included under this provision. This would act as a deterrent and encourage legal and regulatory compliance. Earlier, the fine of 1 crore, which we are now proposing to increase to 10 crore, was only applicable to the insurance companies and not for the intermediaries. Now we are bringing both on board, and both will be at 10
crore penalty so that there will be some deterrent from compliance oversights, as a result of which many of the insurance holders, policy holders suffer. And the last point, sir, which is the main feature, all these are the main features of this act, and the last of the main feature is an entity, for instance, engaged in the business of insurance will have to categorically use the name insurance, assurance, insurance company in their names. You cannot operate anymore by not having the word insurance or assurance in your name. So it will directly relate to the common people saying, oh, this is a recognized insurance company. Without mentioning the word insurance, a lot of questions are raised as to, are they genuinely in the business of insurance? Who are they? Are they doing it? So on. So similarly, sir, an insurance intermediary will have to necessarily indicate the nature of its business and service. बिल्कुल, तो ये कुछ बड़ी बातें वित्त मंत्री जो बता रही थी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को लेकर, भारतीयों को ज़्यादा फ़ायदा देने की बात की जा रही है, जोनल ऑफिसेस खोलने की बात की है, LIC को लेकर रेगुलेटर को और मजबूत करने की बात है, जो नीलेश सर हम आपसे बात ही कर रहे थे और इनफैक्ट बड़े सही समय पे वित्त मंत्री का भाषण भी आ गया। तो इतनी देर में जो वित्त मंत्री ने अमेंडमेंट बिल को लेकर बातें की हैं, उससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? नहीं, क्या होता है कि जब भी अमेंडमेंट आता है ना, तो क्या पुराना एक्सपीरियंस है वो देख के आगे क्या करना चाहिए ये तय किया जाता है या सोचा जाता है जी। जैसे पेनल्टी जो थी जी, वो 1 करोड़ की मैक्सिमम पेनल्टी थी, तो उसको बढ़ाने की जरूरत भी थी, तो वो 10 करोड़ कर दी जी। ब्रोकर्स और इंटरमीडिएट जो है उनके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान था नहीं, तो इस पे उनको भी इंक्लूड किया गया इसमें। रॉन्गफुल गेन्स, आपने देखा होगा कि सेबी के पास ये प्रावधान है कि अगर किसी ने रॉन्गफुल गेन किया तो वो सारा के सारा रिकवर कर सकती है। ओके। वो IRDA के पास नहीं था, तो अब एक्ट अमेंड होने के बाद वो भी मिल गया। आपने देखा होगा कि अभी किसी एक जनाब पे 500-600 करोड़ का डिसॉर्जमेंट कर दिया है, सेबी ने ऑर्डर की है। तो ये जो अनलॉफुल गेन्स किसी को अगर मिलते हैं तो वो रिकवर करने की अथॉरिटी अब IRDA को आई है। तो इस प्रकार से और बहुत सारी बातें हैं कि जिसके कारण IRDA को स्ट्रेंथन किया गया है, LIC को भी स्ट्रेंथन किया गया। देखिए, जोनल ऑफिस खोलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कई सालों से LIC के जोनल ऑफिस जो है उतने ही है और हो सकता है कि उनको जरूरत भी नहीं होगी ज्यादा ऑफिस खोलने की। मगर बात ऐसी है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत तुमको अगर नहीं जाना है गवर्नमेंट के पास तो अच्छा है, तुम अपना बोर्ड में डिसीजन ले लो और अपने ऑफिस खोल लो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही और बड़े सही समय पे वित्त मंत्री का बयान भी आ गया इस अमेंडमेंट बिल को लेकर। महावीर जी आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार कह रही है कि ये बिल ग्राहकों को सस्ते और बेहतर प्लान देगा, लेकिन आपके अनुभव में क्या ज़्यादा विकल्प हमेशा बेहतर फैसला करने में मदद करते हैं या फिर ग्राहक को कन्फ्यूज़न भी हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां होंगी तो वो किसको चुने, कैसे चुने? तो बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है दीपक आपने। आप राइट बोल रहे हैं, जितनी चॉइस बढ़ रही है और जितनी प्रोडक्ट के अंदर भी चॉइसेस बढ़ रही है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, 2 लेयर्स बन रहे हैं। एक लेयर है कि प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल है अभी कि आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो प्रोडक्ट को। उसके बाद बेसिकली मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है और प्रोडक्ट्स ऐड होंगे। इसके कारण से ऑब्वियसली प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी आएगा। उसके कारण से बेसिकली प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि प्रोडक्ट बहुत इजी हो, कि चाहे वो 50 प्रोडक्ट हो या 100 प्रोडक्ट हो, कस्टमर आसानी से समझ पाए और डिसीजंस ले पाए। और अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होता है तो फिर जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स है या इंश्योरेंस एजेंट्स है उनको कैसे हेल्प किया जा सके या उनको कैसे कॉम्पिटेंट बनाया जा सके ताकि वो सही एडवाइस दे पाए कस्टमर्स को अक्रॉस इतने सारे प्रोडक्ट्स, राइट। वरना क्या होगा कि कस्टमर इतने सारे प्रोडक्ट समझ नहीं पाएगा, डिसीजन ले नहीं पाएगा, और वही प्रॉब्लम होगी जो आपने कहा कि चाहे वो चाहता हो कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट खरीदे, बट वो इतनी प्रोडक्ट नहीं समझ पाने के कारण वो ले ही नहीं पॉलिसी। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने कही है कि प्रोडक्ट्स बढ़ने का एक दूसरा पहलू भी होता है कि वहां पे कंफ्यूजन बढ़ जाता है।
ठीक बात है, यानी हमारी थाली में जितना भोजन होता है तो हमें पता होता है क्या क्या खाना है, लेकिन जब हम बुफे में पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या खाएं और क्या ना खाएं। नीलेश सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि 100% एफडीआई आने से विदेशी कंपनियां तेज़ी से आएंगी जाहिर तौर पर, लेकिन क्या इससे भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां खासकर एलआईसी और छोटे प्लेयर्स दबाव में आ सकते हैं? क्या ये बराबरी की प्रतिस्पर्धा होगी? नहीं दीपक जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तेजी से आएंगे ये मैं नहीं मानता हूं। ओके। क्योंकि देखो 76% 49 टू 74 जब किया, 74 होने के बावजूद भी आज की तारीख में बहुत कम फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज है जिनका शेयर 74% तक बढ़ा है। ओके। तो 74 ही नहीं हुआ, अभी तो 100% तो होने की संभावना और दूर हो गई। एक बात थी उसके लिए कि इंडियन पार्टनर जो था वो जरूरी था, अब आगे इंडियन पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो उसके कारण हो सकता है कि ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी आएगी। मगर देखिए, अभी एक्ट के अमेंडमेंट के बाद पहले तो आईआरडीए को रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, कैपिटल रेगुलेशंस। वो 6 महीने तक बनते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स टाइम दिया जाता है रेगुलेशंस फ्रेम करने के लिए, क्योंकि वो जब पब्लिश होंगे उसके बाद वो इफेक्टिव होंगे। तो 6 महीने का समय तो वैसे ही चला गया। और उसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनीज आएगी तो वो कंप्लायंस के तौर पे सारा कंप्लायंस करके प्रेजेंटेशन करके आईआरडीओ को, उसमें 3 स्टेजेस में होता है अप्रूवल, तो उसके लिए और 6-8 महीने तो पक्के लगेंगे, अगर तैयारी भी है कुछ इंश्योरेंस कंपनी की, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज की 100% लाने की। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि तुरंत आएंगी, मगर हो सकता है कि 2-4 साल में एक 5-10 कंपनीज आने की संभावना है। और एफडीआई भी ये मत सोचिए कि तुरंत अब 82,000 करोड़ का फॉरेन डेवलप एफडीआई जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में आया है, तो बढ़ के तुरंत 2-4 लाख करोड़ हो जाएगा, ऐसे मत सोचिए। हो सकता है 1,000-2,000 करोड़ आएगा 2-5 साल में, मगर बढ़ने की संभावना इसलिए होती है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जब ज्यादा बिजनेस करते हो ना तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। ओके। ये कंपनी एस्टेब्लिश करने के समय तो ठीक है 100-200-500 करोड़ ले आएगी कैपिटल, मगर जैसे उनका काम बढ़ेगा तो उनको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से ज्यादा फॉरेन कैपिटल आने की संभावना है। और एक और अहम बात यह है कि इंश्योरेंस में कैपिटल कभी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ओके। तो ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जैसे हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं हर रोज कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2,000 करोड़ निकाले, 5,000 करोड़ निकाले, ये इंश्योरेंस में नहीं होता है। एक बार उन्होंने पैसा लाया कि वो यहीं रहता है, और ये एक बहुत अच्छा प्रावधान उसमें किया है कि दे कैन नॉट टेक बैक दिस मनी टू देयर कंट्री, यानी वापस नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, इसी में मेरा सवाल जो था सर कि एलआईसी पर क्या दबाव बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा? लगता नहीं मुझे ज्यादा दबाव पड़ेगा, एलआईसी तो अपने हिसाब से काम करती ही है। और क्या होता है कि ज्यादा जब इंश्योरेंस कंपनीज आएगी तो मार्केट शेयर तो कम होने ही वाला है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो उनका जैसे पेनिट्रेशन बढ़ता है, और वही तो पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अलग अलग बीमा कंपनियां पहुंचे। ठीक। तो एलआईसी को मुझे नहीं लगता कोई धोखा है इसके कारण। कंपटीशन तो है, और कंपटीशन बढ़नी भी चाहिए, कंपटीशन तो हर बार रही है एलआईसी को। ठीक है, जब ओपन नहीं था तब भी थी कंपटीशन। नहीं, डेफिनेटली, हालांकि जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को सस्ता बीमा मिले, अच्छे ऑप्शंस मिले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महावीर जी आपके पास आएंगे, और आपसे सवाल मेरा ये होगा कि टेक्नोलॉजी और एआई आधारित अंडरराइटिंग को बढ़ावा देने की बात है, क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर क्लेम रिजेक्शन के नए कारण सामने आ सकते हैं? तो आज की तारीख में जिस तरीके से अंडरराइटिंग हो रही है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड अंडरराइटिंग है। काफी अच्छे तरीके से अंडरराइटिंग नहीं होती है इंश्योरेंस में, स्पेसिफिकली जनरल इंश्योरेंस में, जैसे कार इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें कोई वेस्टर्न कंट्री से, तो हमारे में जैसे जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप कंपेयर करें विद एनी अदर वेस्टर्न कंट्री, तो बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके कारण बेसिकली कस्टमाइजेशन नहीं हो पाती है, अंडरराइटिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो टेक्नोलॉजी लाने से और एआई लाने से बेसिकली इसको स्पीड अप किया जा सकता है, और अंडरराइटिंग को बेसिकली और ज्यादा साइंटिफिक किया जा सकता है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा कि मतलब यूएस में अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं और उसका इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप गाड़ी कहाँ पे पार्क करने वाले हैं, राइट, और कौन कौन गाड़ी चलाने वाला है।
राइट। ये सारे क्वेश्चंस इंडिया में जब आप कार इंश्योरेंस खरीदते हैं तो कोई नहीं पूछता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है, इससे अंडरराइटिंग इंप्रूव होती है, आपको प्रीमियम में डिस्काउंट भी मिल सकता है या आपका प्रीमियम बढ़ भी सकता है। ओके। तो ये सब जो है वो टेक्नोलॉजी के कारण बेसिकली सॉल्व हो सकता है, अगर टेक्नोलॉजी और एआई को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है नीलेश सर, एक और बड़ी मूल समस्या है जिस पर गौर करना जरूरी है। आज भी क्लेम सेटलमेंट और मिस सेलिंग सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या इस बिल में ऐसे ठोस प्रावधान आप देख रहे हैं जो वास्तव में एजेंट्स और कंपनियों की जवाबदेही तय करेंगे, या सिर्फ ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरह सीमित रहेगा? नहीं, वैसे एक्ट अमेंडमेंट में तो कुछ दिखा नहीं है, एक्सेप्ट ये जो मैंने कहा कि अब इंटरमीडिएट जो है उनको भी पेनल्टी लग सकती है और वो 10 करोड़ तक की है। मगर ये छोड़ के ये अमेंडमेंट में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं दिख रहा है कि जिसके यानी ये जो आपने सवाल उठाए हैं वो एड्रेस किए हो। मगर IRDA हर बार ये कोशिश करती है कि क्लेम्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेटल हो, उचित क्लेम सेटल हो, ये मैं कहूंगा। और अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो अब ओम्बुड्समैन की स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। वो FM मैडम ने भी कहा कि 2017 में वो स्कीम जब इंट्रोड्यूस हुई है तो उसके कारण कई क्लेम्स जो है, कई शिकायतें जो है कस्टमर्स की, वो सही रूप से एड्रेस हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। और हो सकता है कि ओम्बुड्समैन के ऑफिस अभी जो 17-18 है वो बढ़ के हर स्टेट के लिए एक ओम्बुड्समैन या एक से ज्यादा ओम्बुड्समैन जरूरत पड़े तो लगाए जाए। तो ये सब IRDA के तहत आता है, इसके लिए मिनिस्ट्री का कोई अभी जरूरत नहीं है अप्रूवल वगैरह की। ओके। तो आगे चल के ये एड्रेस होंगे। मिससेलिंग जो है वो रेगुलर फीचर रहा है, ये कम कैसे हो इसके लिए IRDA, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी सब कोशिश करती है और जहाँ पता चलता है वहाँ एक्शन भी होती है। मगर मैं तो ये कहूँगा कि मिस सेलिंग के बजाय इसको मिस बाइंग अगर कहे तो बेहतर है। क्योंकि जब हम बीमा लेते हैं तो हम भी ज़्यादा समय उसके लिए देते नहीं है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं एजेंटों को, और फिर हमें लगता है कि ये मुझे गलत पॉलिसी बेच दी गई है। करेक्ट। तो ये कस्टमर एजुकेशन की भी ज़रूरत है, इंश्योरेंस एजुकेशन की ज़रूरत है, उसके सिवा ये मिस सेलिंग कम नहीं होगा। ठीक बात है, मिस सेलिंग तो होती रहेगी, नई तकनीक नए तरीके खोज लेते हैं लोग। महावीर जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आज भी अगर हम देखें तो ग्राहक को क्लेम के लिए एक तरह से लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्या इस बिल में कोई ऐसा मजबूत मैकेनिज्म है जो इंश्योरेंस कंपनियों को ग्राहक के प्रति और ज़्यादा जवाबदेह बनाता हो, या अभी भी ग्राहक कमज़ोर कड़ी बना रहेगा? नहीं, तो जैसे नीलेश जी ने कहा कि इस बिल में स्पेसिफिकली क्लेम्स को रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं की गई है, बट सेपरेट जो ओम्बुड्समैन के रिलेटेड जो बिल आने वाला है, या सॉरी बिल जो या तो अमेंडमेंट आने वाला है, उसमें काफी सारी चीजें लाने की मतलब प्रोविजन है, जिसके ऊपर अभी करंटली एक ड्राफ्ट रिजल्ट घोषित किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जिसके द्वारा बेसिकली काफी सारे क्लेम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कस्टमर के सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि ओम्बुड्समैन के ऑफिसेज बढ़ेंगे, ओम्बुड्समैन के ऊपर भी एक एपेलेट अथॉरिटी आएगी कि अगर आप ओम्बुड्समैन की जो डिसीजन है उससे खुश नहीं है तो आप अपील कर पाएंगे। पर ऐसे काफी सारे दूसरे नॉर्म्स आ रहे हैं जिसकी वजह से इंप्रूव हो सकता है। करंट सिचुएशन तो आपने जैसे कहा वैसे ही है कि कस्टमर का अगर क्लेम फंस गया तो कस्टमर को काफी दिक्कत होती है। ग्रीवेंस प्रोसेसेस करंटली स्ट्रेंथेंड नहीं है इंडिया में। 20-22 साल तो प्राइवेटाइजेशन को हो गए, ऑलमोस्ट 24 साल हो गए प्राइवेटाइजेशन को, बट फिर भी मिस सेलिंग अभी भी बहुत ज्यादा होती है। और मिस सेलिंग जो करता है उसके ऊपर कोई ठोस बेसिकली कार्रवाई होती नहीं है, जो मैंने जब तक देखा है वहां तक। तो बेसिकली ग्रीवेंस अगर सॉल्व नहीं होता है तो ट्रस्ट सॉल्व नहीं होगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और ट्रस्ट सॉल्व नहीं होता है तो बेसिकली कभी भी इंश्योरेंस फॉर ऑल जो सपना है इंडिया का वो बेसिकली साकार नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रीवेंस को हर तरीके से, ट्रैकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट उसको टाइमली उसका सोल्यूशन लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सही तरीके से बहुत ही टाइमली उसको सॉल्व करना जरूरी है। बहुत अर्जेंट और बर्निंग नीड है आज की तारीख में। कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा
नाराज और मायूस है, मतलब देख के कि किस तरीके से अभी ग्रीवेंस सॉल्व हो रहा है इंडिया में। बिल्कुल, बड़ी बड़ी अहम बात आपने कही। ठीक है, अच्छे विकल्प आए, 100% एफडीआई के जरिए नई कंपनियां आए, प्रतिस्पर्धा बढ़े, अच्छा प्रोडक्ट लोगों को मिले, लेकिन ज़्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जो क्लेम सेटलमेंट है उसमें भी तेज़ी आए, उसमें लोगों को दिक्कतें ना हो, मिस सेलिंग ना होने पाए। ये कई चीज़ें हैं। हालांकि जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है सरकार का, वो अच्छा है कि भारतीयों को ज़्यादा उनको जो है ऑप्शंस मिलेंगे और क्या बोलते हैं, रेगुलेटर और ज़्यादा मजबूत होगा। पेनल्टी बढ़ाई गई है, तो मजबूती भी की गई है कि अगर बाहर की कंपनियां भी आती हैं और कुछ गलत होता है तो उनके लिए लगाम करने की भी कोशिश है एफडीआई के ज़रिए। भले ही कंपनियां खूब सारी आएँ, लेकिन हमारा जो रेगुलेटर है वो भी मजबूत रहे। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका नीलेश सर, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका महावीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी तो 1 साल लगभग लग जाएगा इसको पूरी तरह से एक तरह से लागू होने में। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको समय देने के लिए। और ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी, और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।